हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। मुझे उम्मीद है आज की क्लास से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी कि 1 महीने से कौन सा पढ़ा रही हूँ, 2 महीने से, ठीक है ना। कि यही पढ़ाई पढ़ी हो, वो पढ़ाई पढ़ी हो, बहुत सारे कमेंट थे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग वाकई में सच में पढ़ने वाले होगे तो आज तो एनसीईआरटी की क्लास है ना, तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एनसीईआरटी से आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और तो मानसिक रोगियों के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? रंग का, शांति का, डिज़ाइन का, उपयुक्त सभी का। पहले मैं कलर के प्रश्न लाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि मैनेजमेंट भी बहुत से चैनल पढ़ा ही रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इसको हटा देती हूँ। तो ये प्रश्न मैं उससे लाई थी मैनेजमेंट से, एक प्रश्न खाली यही है। तो रंग का प्रयोग किया जाता है मानसिक रोगों के इलाज में, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी के प्रश्न। यहाँ से एनसीईआरटी के सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। सभी संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या होता है? एनसीईआरटी का प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है और आई थिंक आपको आंसर आता होगा। क्या कार्य है, व्यवसाय है, लाभ है, वैश्वीकरण है? ठीक है, बताइए सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु क्या होता है? इनमें से बताइएगा। अब रोज़ अभी कुछ दिन यही चलेगा और बीच में जो चाइल्ड डेवलपमेंट का रह गया है वो मैं ज़रूर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो बच्चे जो मेरे हैं बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका नुकसान कतई नहीं करूँगी, ठीक है। आप लोगों का क्या है, निगेटिव कमेंट करने तो यहाँ आओगे, फिर पढ़ने कहीं और चले जाओगे। तो मुझे उन बच्चों का ज़्यादा ख्याल है जो हमें हमेशा शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, ठीक है, और उन्हीं के कहने से वो क्लास चल रही थी। तो सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु अगर आपसे पूछा जाए क्या है, क्या कार्य है, व्यवसाय है, या फिर बात करें लाभ है, या फिर वैश्वीकरण है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सभी संस्कृतियों का केंद्र बिंदु क्या होता है? कार्य होता है। जो कार्य होता है, कार्य जो होता है हर समाज करता है, प्रत्येक समाज। ऐसा नहीं कि कार्य खाली हम कर रहे हैं या आप कर रहे हो, दुनिया में हर व्यक्ति काम करता है। और कार्य का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि धन अर्जित करना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपने घर में सब कुछ करती हूँ तो कुछ मतलब जो भी कर रही हूँ, अपने बच्चे का लालन पालन कर रही हूँ, अपने घर के और कार्य कर रही हूँ, तो वो क्या कर रही हूँ, उसके बदले क्या मुझे धन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो कार्य का मतलब कभी भी धन अर्जित करने से नहीं होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कार्य कभी भी पूछा जाए उसका कभी भी ये अर्थ नहीं होगा कि इससे धन अर्जित किया ही जाएगा, ये जरूरी नहीं। हालांकि कार्यों से धन मिलता है, लेकिन हमेशा ये लागू नहीं होगा कि धन के लिए ही जो है कार्य किया जाता है। जो कार्य होता है इसके लिए बहुत से कारक इस पर निर्भर होते हैं। कारक क्या हो सकते हैं? कारक अगर पूछे जाएं, और ये प्रश्न मुझे ऐसा लगा कि ये बना हुआ है कारक के विषय में। जो कार्य होते हैं वो बहुत से कारकों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि शिक्षा, हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए या शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं, आयु और जेंडर के हिसाब से भी काम हमारे यहाँ बांटा हुआ है। समाज में कुछ कार्य स्त्रियाँ करती हैं, कुछ कार्य पुरुष करते हैं, तो ये क्या जेंडर पर डिपेंड भी होता है कार्य, ठीक है। अवसर की सुलभता पर भी आधारित होता है कार्य। वैश्वीकरण, ये सारे आपको सुनने में लग रहे हैं ना, ये प्रश्न आए हुए हैं। अवसर की सुलभता, वैश्वीकरण, भौगोलिक स्थिति पर भी, हमारे यहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग खेती बाड़ी सारे कार्य करते हैं। दूसरे समाज जैसे पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, फल होते हैं, तो वहाँ पर वहाँ की स्थिति के अनुसार कार्य होता है, ठीक है। वित्तीय लाभ कमाने के लिए हम कार्य करते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख सकते हो। पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए, हम अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए भी, अपना आसपास का माहौल देखकर भी हम कार्य करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही था, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में सम्मिलित होता है तो उसे बोध होता है पहचान का, महत्व का, प्रतिष्ठा का, उपयुक्त सभी का। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। जब कोई व्यक्ति, देखो ये प्रश्न बेसिक से प्रश्न है, बस इनके विषय में आपको पता होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में सम्मिलित होता है तो उसे उसकी पहचान भी मिलती है, उसका महत्व भी बढ़ता है और प्रतिष्ठा भी उसे प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगी, क्योंकि होता है कई काम ऐसे होते हैं जिसे हर कोई अच्छे से नहीं कर सकता, ठीक है ना, अच्छे से नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है, मतलब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से करता है तो उसका वहाँ पर महत्व बढ़ता ही बढ़ता है, उसकी पहचान उस विशेष काम के लिए बढ़ती है, ठीक है। जैसे लिज्जत पापड़ की अपनी पहचान है। मात्र 7 लोगों ने यह काम शुरू किया था और आज देखो लिज्जत पापड़ हर घर में खाया जाता है, ओके ना। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये, तो उसने एक अपनी पहचान बनाई है, ओके, एक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। तो ये भी होता है। नॉर्मल काम तो सभी करते हैं, लेकिन कार्य क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ढंग से करता है तो वो अलग ही महत्व और पहचान और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। बात करेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कार्य है
ए ऑप्शन है आजीविका का साधन व सुरक्षा का माध्यम है, बी है सृजन क्षमता का माध्यम है, सी है मानसिक संतुष्टि का स्रोत है, डी है निम्न में से सभी। तो कार्य क्या है आपको ये बताना है भाई। कार्य जो है आपकी आजीविका का साधन भी है, ठीक है, आजीविका का साधन भी है, ओके, और सुरक्षा का माध्यम भी है, ओके, और सृजन क्षमता को भी आपकी बढ़ाता है, ओके, और मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, ओके। और इसके बाद अगर हम बात करें बहुत सारे पद प्रदान करता है कार्य, हमें हमारे अंदर शक्ति विकसित करता है, नियंत्रण हमारे अंदर पैदा करता है कार्य। क्योंकि अब मुझे मालूम है आज मेरा जैसे माइंड थोड़ा अपसेट भी था, तबीयत भी ठीक नहीं, थोड़ी थकान बहुत थी, कल श्राद्ध था, आज नवरात्र थे, तो क्योंकि अब मुझे पता है मैं यहाँ काम करती हूँ, मैंने बहुत देर मतलब और काम निपटाए, मन नहीं कर रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी एक मन में ये था कि क्लास नहीं हो पाएगी, चैनल तो सही नहीं रहेगा, पूरा दिन आज खाली चला जाएगा। तो कोशिश करके मतलब सारे काम निपटा के मैंने लेट ज़रूर हो गई क्लास, क्योंकि काम बहुत सारे थे, नवरात्रि का दिन था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, तो मतलब किया कार्य। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारा मतलब क्या हो जाता है, एक नियंत्रण हो जाता है कि हमें ये काम करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा नौकरी है, कैरियर है, निर्णय है, निम्न में से सभी है। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ज़रूर होंगे। जब भी जीवन को बेहतर बनाने की बात होती है तो उसको हम कैरियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य या नौकरी तो सब करते हैं, नौकरी तो सभी करते हैं। नौकरी का मतलब यह है कि कुछ लोग इतना अर्जित करते हैं कि हाँ बस हमारा घर का खर्च चल जाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, मतलब इतना ही होता है। लेकिन एक व्यक्ति ये सोचता है कि हमें मतलब एक स्टैंडर्ड डेवलप करना है, मतलब अलग ही अपनी लाइफ बनानी है, ठीक है ना। तो वो अपना करियर प्लान करता है, वो करियर पर फोकस करता है, और जो करियर पर फोकस करते हैं वो दिन ब दिन करते हैं, दिन ब दिन क्या करते हैं, तरक्की करते हैं। मतलब जो प्लान से चलते हैं बिल्कुल, जिन्हें ये लगता है कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो वो करियर प्लान करते हैं, ठीक है। तो जीवन को बेहतर बनाने की जो इच्छा होती है उसे हम करियर कहते हैं। तो ये एक बेसिक प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आंसर ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। व्यापक रूप में कार्य के प्रचलित अर्थ व परिप्रेक्ष्य होते हैं। नौकरी और जीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर व्यापक रूप में अगर हम कार्य के प्रचलित अर्थ व परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो ये भी देखो प्रश्न आपको याद आ रहा होगा, नौकरी और जीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में कार्य और जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, ये सभी सही होगा, ठीक है ना। ये सभी मतलब यहाँ पर सही होंगे। ये कार्य के अर्थ या फिर परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ इस प्रश्न के लिए, थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है ये प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि एक बुक से मैंने उठाया है, तो PYQ से तो उठाया नहीं है, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है मैंने PYQ में इसको पढ़ा है। तो जो यहाँ पर अगर पहला वाला दिया है नौकरी और जीविका के रूप में कार्य, तो यहाँ पर जो कार्य होता है क्या है, मुख्य स्रोत क्या होता है उसका, आय होता है, कि मुझे कुछ ना कुछ आय जरूर मिले। और मैंने क्या बताया, कार्य का ये मतलब नहीं है कि हमेशा हमें इनकम हो, जैसे गृहिणी घर में काम करती है तो क्या उसके लिए इनकम लेती, नहीं। तो यहाँ पर नौकरी और जीविका के रूप में कार्य, तो यहाँ पर आय जरूर मिलनी चाहिए। मतलब जो नौकरी और जीविका के रूप में कार्य करते हैं तो यहाँ पर आय जरूरी मिलती ही मिलती है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो तीनों का अगर मैं आपको निचोड़ बताऊं तो पहले में आय प्राप्त करने के लिए करता है व्यक्ति कार्य, ठीक है, और दूसरे में हमेशा उपलब्धि प्राप्त होती है। जो जीविका के रूप में कार्य करते हैं ये लोग निरंतर, जैसे मैंने बताया कैरियर जो प्लान करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना पूरा ऊर्जा पूरा समय लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये अपने काम को हमेशा ऊपर ले जाना चाहते हैं, हमेशा भविष्य में एक अलग ही नाम कमाना चाहते हैं, और ये लोग निरंतर उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उपलब्धि और बढ़ने के लिए बहुत से सारे बिजनेसमैन आपने देखे होंगे, वो इसी टाइप के होते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, अपनी नई उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है। रात के 11-12 बजे तक वो लोग अपनी अगर शॉप है किसी की, ठीक है, तो वो शॉप नहीं बंद करते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जितना वो लगे रहेंगे उतनी ही उनकी क्या है, तरक्की होगी, और उनका मार्केट में आज एक दुकान है तो कल दो होंगी। मतलब मेरी बात समझने के लिए आप समझ सकते हो, मैं उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तीसरा है जीविका के रूप में मनपसंद कार्य। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है। रुचि के अनुसार कार्य करने से यह है कि एक तो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर संतोष शब्द आएगा, ठीक है, ये संतोष से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा संतोष यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट से काम कर रहा है, अपना इंटरेस्ट, जैसे किसी का काम
काम क्या है, पेंटिंग करना उसे अच्छा लगता है, तो वो उसी क्षेत्र में काम कर रहा है, उसी क्षेत्र में उसे कमाई भी हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि उसने अपनी आंतरिक प्रेरणा से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर उसे संतोष प्राप्त होगा। तो ये दोनों में, तीनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि आप कहो कि अगर यहाँ पर मेहनत कर रहा है तो क्या उसे यहाँ पर उपलब्धि नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर संतोष पहले मिलेगा, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के मुकाबले काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कई बार आप देखते होंगे, मैं अपने शब्दों में अगर समझाऊं कि जो उपलब्धि वाला काम है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बिजनेस होता है पुराना होता है, जैसे कि सुनार लोग होते हैं, जो ज्वेलरी वाले लोग होते हैं, सुनार लोग, तो इन लोगों का क्या बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो हो सकता है एक बच्चा ऐसा भी आए पीढ़ी में जिसे ये काम पसंद ना हो, लेकिन ये बिजनेस इतना बड़ा फैला हुआ है कि अब उसे भी वो करना ही पड़ेगा। तो जब करना ही पड़ेगा का मतलब ये है कि फिर अब वो उसमें मेहनत नहीं करेगा, है ना, तो वो उपलब्धि कैसे उसे मिलेगी, तो फिर वो उसकी एक मजबूरी भी बन जाती है, भाई हमें अपना उपलब्धि प्राप्त करनी, हमारा जो मार्केट में नाम है वो कम खराब ना हो, तो वो उसको फिर करता है, भले ही मर्जी से अपने इंटरेस्ट से नहीं करता, लेकिन अब वो उसका बड़ा बिजनेस अभी बहुत साल से चल रहा है, तो वो करता है अगर समझदार होगा, ठीक है। या फिर अपने पेरेंट्स के कहने से करता है कि भाई हाँ हमारा जो ये मेन हमारा बिजनेस है, मतलब हो सकता है ना, होता है ना हर परिवार का अपना एक काम, ठीक है, तो वो फिर उस वजह से कि ये हमारी परिवार का मतलब पुरानी पहचान है, उसको बनाए रखने के लिए भी करता है। तो ये सारी चीज़, तीनों में ये डिफरेंस है। एक में आय के लिए ही सिर्फ मतलब हमारा बस घर का खर्चा चलता रहा है, वो वाली सोच होती है, दूसरे में उपलब्धि होती है, तीसरे में संतोष होता है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 7 है, अच्छे परिणाम और उत्पादन को प्राप्त करने के लिए सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे केवल आराम करें, स्वयं को तरोताज़ा करें, सिर्फ कार्य करें, थकावट मिटाएं। मतलब आप कोई भी अच्छा परिणाम प्राप्त करना चाह रहे हो, ठीक है, अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाह रहे हो, लेकिन ये उसमें एक काम ऐसा है जो कि बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इनमें से मतलब 3 आवश्यक है और एक बिल्कुल आवश्यक नहीं है, तो वो कौन सा है? अब आप कार्य तो ये कहोगे कि भाई कार्य नहीं करेगा तो उत्पादन कैसे होगा, परिणाम कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर बात हो रही है, क्या लिखा है, सिर्फ काम करना। भाई सिर्फ काम करते रहोगे, केवल आप काम ही करते रहोगे तो आपका शरीर एक दिन थक जाएगा, थक के चूर हो जाएगा, इतना थक जाएगा कि आप बीमार हो जाओगे कि आप 24 घंटे काम में लगे हुए हो। तो फिर क्या, एक समय बाद आप समय से पहले मतलब क्या होगा, आपका शरीर बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आप अच्छे परिणाम या अच्छे उत्पादन के लिए ये ना सोचिए कि हमेशा काम ही करते रहो, बस काम काम काम, ठीक है। तो इसके लिए आप आराम भी करें, स्वयं को तरोताज़ा करें और थकावट भी मिटाएं। मतलब आपको काम तो करना है, यहाँ पे भले ये नहीं लिखा है कि काम करो, लेकिन मतलब ये है कि आराम भी करना है, आपको तरोताज़ा भी रखना है। अपनी थकावट मिटाओगे तो फिर क्या है, एनर्जी अलग ही आएगी, है ना। जब एनर्जी रहेगी तो आप तो काम अच्छे से कर ही लोगे, लेकिन आप सिर्फ काम करते रहोगे, ना ये काम करोगे, ना ये काम करोगे, ना ये काम करोगे, तो एक दिन आप कितने दिन करोगे, 5 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, उसके बाद आप थक जाओगे, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, हाँ ये वाला प्रश्न आ गया। अभी मैं आपको ये प्रश्न बताऊंगी, बहुत से बच्चे, अभी चलो बात करूंगी जब आएगा वो प्रश्न। 8 घंटा प्रतिदिन की अवधारणा व 40 घंटे प्रति सप्ताह की शुरुआत किस देश की औद्योगिक क्रांति के माध्यम से हुआ था? अमेरिका की, जापान की, ब्रिटेन की, भारत की? तो आप जानते हो एक समय ऐसा भी था, और आज भी हो सकता है पिछड़े एरिया में, जैसे हम लोग कभी कभी, अब तो मौका ही नहीं मिलता है, नहीं पहले मेरे हस्बैंड साउथ की मूवीज़ देखते थे तो हम भी देखते थे, तो उसमें बहुत सारी मूवीज़ में वही दिखाया था जाता था कि जो गरीब तबके के लोग होते थे उनसे पूरा दिन ऐसे काम करवाया जाता था, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ थी, मतलब, और पहले के समय में तो ये चीज़ें बहुत चरम पे हुआ करती थी कि जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ते हैं, मतलब मेहनत करते हैं 2 वक्त की बस रोटी मिल सके, उनसे क्या है पूरे पूरे दिन काम कराया जाता था। वो लोग 16-16 घंटे काम करते थे। 24 घंटे में कोई व्यक्ति निरंतर 16 घंटा थकाने वाला, वो भी बड़ी फैक्ट्रियों में, मतलब ऐसी जगह काम करेगा जहाँ पर काफ़ी भारी भरकम काम होते हैं, और खासतौर से उसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो आप समझो वो बच्चे कैसे होंगे शरीर से, ठीक है, कैसे वो पूरे पूरे 16-16 घंटे कैसे काम करते होंगे, खुद सोचिए। 6 दिन तक लगातार 16-16 घंटे काम कराया जाता था। तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए इन लोगों के लिए भी एक, मजदूरों के लिए क्रांति आई। आप जानते हो मजदूर दिवस मनाया जाता है कब? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, वो यहीं से निकल करके आया, ठीक है। 1 मई को मजदूर दिवस, या फिर हम इसको मजदूर दिवस कहते हैं, या मई दिवस भी कहते हैं इसको ही। मई दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 मई की मतलब स्टार्टिंग में ही इसको मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस 1 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो आपका देश था ब्रिटेन में ये क्रांति आई थी, जिसमें क्या था, 8 घंटा प्रतिदिन की अवधारणा आई। जो आप कहते हो ना 8 घंटे आराम, 8 घंटे श्रम, 8 घंटे मनोरंजन, तो वो ये धारणा यहीं से आई थी।
40 घंटे प्रति सप्ताह की जो शुरुआत यहीं से हुई थी। मतलब सप्ताह में किसी व्यक्ति को कितना काम करना चाहिए, वो 40 घंटे ही करना चाहिए। मतलब पूरे सप्ताह हैं, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसमें पहले हमने क्या बताया था, पूरे पूरे दिन व्यक्ति लगा रहता था, हर दिन 16 घंटे काम करता था। तो बाहर से क्या हो गया, 40 सप्ताह एक सप्ताह में कम ज़्यादा नहीं, बस 40 घंटे ही व्यक्ति को काम करना चाहिए, 40 घंटे। ठीक है, तो ये मतलब यहीं से निकल कर ये आई। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन में ही दिया हुआ है क्लास 12 की। 888 से क्या तात्पर्य है, क्या श्रम है, आराम है, मनोरंजन है, या उपर्युक्त सभी है। तो वहाँ पर प्रश्न का पैटर्निंग अलग था। ठीक है, तो अब मैं PYQ तो लाई नहीं थी, जो मैं उसे चेक करती, मैं बुक से प्रश्न ला रही थी, तो मैंने अपने हिसाब से इसको ढाला है। तो ये सभी होगा। जैसे 8 का मतलब है कि हर व्यक्ति को 8 घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे आराम करना चाहिए। ठीक है, आराम मतलब सोने वाला काम, और 8 घंटे मनोरंजन का काम करना चाहिए। तो यही दिनचर्या होनी चाहिए, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ठीक है, स्वस्थ और सलामत रहेगा। तो 8 से तात्पर्य श्रम, आराम और मनोरंजन। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। मैं कहती हूँ एनसीईआरटी पढ़ा करो। आप लोग हमारी बातें तो बुरी मान जाते हो सब लोग, और उल्टे सीधे कमेंट करते हो, पर बेटा जो मैं बता रही हूँ ना, बड़े बड़े कोचिंग वाले आपको अकेले में ही बताएंगे कि हमारे कोचिंग का बच्चा ही पढ़ के निकले महान बन के। ठीक है, मैं हूँ जो यहाँ पर फ्री में सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि बेशक मैं कुछ करती नहीं हूँ, पर मैं भी एक अनुभव लिए बैठी हूँ कि अगर हारता भी है व्यक्ति, तो हारने के पीछे का रीज़न क्या है, मैं ये सीख के बैठी हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, मेरी बात को समझा करो, सुना करो कि मैं क्या कह रही हूँ। सामान्य रूप से धन, दौलत और आराम के स्तर भौतिक सामग्री और उपलब्ध आवश्यकताओं का द्योतक है। आय, जीवन स्तर, नौकरी या व्यवसाय। सामान्य रूप से धन, दौलत और आराम के स्तर भौतिक सामग्री और उपलब्ध आवश्यकताओं का द्योतक है। तो ये क्या है, जीवन स्तर। ठीक है, जीवन स्तर होगा यहाँ पर, जीवन स्तर। इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जीवन स्तर सामान्य रूप से धन, दौलत और आराम के स्तर भौतिक सामग्री और उपलब्ध आवश्यकताओं का द्योतक है। आपके पास क्या है, क्या चीज़ नहीं है, यही चीज़ें जताती है कि आपके लाइफ स्टाइल क्या, आपका जीवन स्तर कैसा है। ठीक है ना, आपके पास धन है, आपके पास आराम की चीज़ें हैं, विलासिताएं वाली चीज़ें हैं, मतलब विलासिता वाली तो ना भी हो, लेकिन आपके पास वो चीज़ें हैं जो आवश्यकता हैं, तो वो बताती हैं कि आपका जीवन स्तर किस तरीके का है, आप किस तरीके के घर परिवार या समाज में रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर वो चीज़ आती है जो व्यक्ति अपने मतलब कोई भी चीज़ का यूज़ कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ काम में ले रहा है, या फिर उसका जो आर्थिक स्रोत है वो चीज़, या फिर उसका जो जीवन जीने का तरीका है, उसे भोजन पर्याप्त मिल रहा है, उसे वस्त्र मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वो उनके जीवन स्तर को दर्शाती है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ अगर उन्हें मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जीवन स्तर अच्छा है। ठीक है ना, कुछ लोगों को विलासिता वाली चीज़ें भी मिल रही हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, सब काम चल रहा है, नौकर चाकर भी लगे हैं, तो उनका जीवन स्तर और बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक लोग वो हैं जिन्हें खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही है, तो उनका जीवन स्तर निम्न है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा थोड़ी ना वो गरीब है तो उन्हीं की कमी है, हो सकता है वो अशिक्षित हैं, और अशिक्षित वो इसलिए हैं क्योंकि उनको शुरू से वो गरीबी माहौल में रहे हैं, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये गवर्नमेंट का, हम सब काबिल लोगों का एक मतलब कहते हैं ना, अभी तो हम लोग अपने पैरों पर नहीं है, लेकिन अगर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत योगदान हम दे सकते हैं इन लोगों की लाइफ में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवन स्तर मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर आधारित होता है। ए है आय, गरीबी, जलवायु तथा सुरक्षा। बी है माल और सेवाओं की लागत तथा सकल घरेलू उत्पाद। सी है राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि और प्रतिवर्ष संवेदन, छुट्टियां तथा बीमारी के प्रसंग। डी है निम्न में से सभी। अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बहुत सारे डाल दिए हैं, जिससे इसलिए डाले क्योंकि ये पॉइंट्स थे भी कम से कम 20-25, पर इस सबको तो नहीं इंक्लूड कर सकती थी, तो मैंने ऐसे डाल दिया। जब जीवन स्तर मुख्य रूप से निम्नलिखित, मतलब जीवन स्तर आपसे पूछा जाए कि किन कारकों पर आधारित होता है, तो ये आय पर भी आधारित होता है कि आय आपकी क्या है। गरीब हो तो ये भी कहीं ना कहीं आपके जीवन स्तर को ही दर्शाता है कि आप गरीब हो तो क्यों हो। जलवायु तथा सुरक्षा, आपको पास जलवायु मतलब जो आपके आसपास का वातावरण है वो कैसा है। ठीक है, ये भी आपके जीवन स्तर को दर्शाता है। मान लो किसी क्षेत्र में लगातार बारिश ही होती है, 24 घंटे बारिश होती है, कभी हटती नहीं है, तो वहाँ पर गरीबी, बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश में काम रुक जाएगा, काम कम मिलेगा व्यक्ति का, तो खान पान पे असर पड़ेगा, भाई इनकम पे असर पड़ेगा, इनकम पर असर पड़ेगा तो खाने पीने की चीज़ें
पूरी नहीं होंगी। ऊपर से जो बारिश का मौसम है लगातार बना हुआ है वो बीमारी का कारण बनेगा, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो ये चीज़ें भी हमारे जीवन स्तर, फिर पैसा किस में जाएगा, जो कमाई होगी भी कहीं से वो बीमारी में चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। माल और सेवाओं की लागत, बिल्कुल जो आप सामान ले रहे हो, आपको जो भी कच्चा माल प्राप्त हो रहा है या जो भी चीज़ आप घर में यूज़ करने के लिए ले रहे हो, जो भी सेवाएं आपको मिल रही हैं उनकी लागत क्या है, आपके बजट में है भी नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि जो गरीबी एरिया होते हैं वहाँ चलता है, वो बोलते हैं क्या, कोटा बोलते हैं। कोटा पे क्या होता है, चावल है, गेहूँ है, मतलब ये सारा सामान सस्ते दाम पे आता है। ठीक है, तो क्यों आता है वो, इसीलिए तो आता है कि जो गरीब लोग हैं, जो नहीं महंगी चीज़ ले सकते हैं वो ले लें। ठीक है, जिससे उनको कम से कम पेट भर खाना मिलता रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो लागत कम, इसीलिए तो दिया जाता है कि जो मेन महंगी चीज़ें वो नहीं खरीद सकते तो उन्हें सस्ते दामों पर दिला दो। भाई कोटा में बिल्कुल फ्री में थोड़ी ना मिलता, लेकिन दाम बहुत कम होते हैं। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है जीडीपी, वो भी आपकी जीवन स्तर को प्रभावित करता है। देखो ये सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि और प्रतिवर्ष संवेदन छुट्टियां जो होती हैं, संवेदन छुट्टियों का क्या मतलब है जीवन स्तर से। अब एक व्यक्ति से आप लगातार काम कराए रहोगे तो उसके शरीर की क्षमता गिरेगी नहीं गिरेगी, तो ये भी जरूरी है भाई, छुट्टियां भी उसे मिलनी जरूरी है। ये सारे आपके जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। कि ऐसा नहीं आप लगातार आप साल भर काम करते रहोगे लगातार तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। बीमारी के जो प्रसंग है, जो बीमारियां चल रही हैं सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। बहुत सारे संक्रामक रोग हैं जो बड़े बड़े पूरे परिवारों को निकल जाती है। जैसे अभी कोविड आया, एक तरीके का संक्रामक रोग था। ठीक है, जहाँ हुआ तो कई तो पूरे परिवार बर्बाद हो गए, एक दो तो गांव पूरे बर्बाद हो गए कोविड में। तो आप ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बीमारी से संबंधित है। तो ये सारे जीवन स्तर के कारक थे, आपको हमने बताए। और भी बहुत सारे रह गए हैं, लेकिन आप लोग बोर हो जाओगे, इतने ज़्यादा थ्योरी पढ़ा दूंगी यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आजकल जब से ये YouTube आया है तब से एक चलन बन गया है कि हर आदमी को बस टिक मारने की आदत पड़ गई है। बस प्रश्न देखा टिक मारा, प्रश्न देखा टिक मारा, पढ़ने की आदतें छूटती जा रही हैं। क्वेश्चन 12 है, जीवन स्तर को मापने का एक मापक मानव विकास सूचकांक HDI है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कितना प्रश्न हमारे TGT PGT नेट में आता है, वो आपको NCERT में मिल जाता है। जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब विकसित किया, ए है 1988 में, बी है 1990 में, बी है 1992 में, या डी है 1995 में। तो जीवन स्तर को मापने का जो एक मापक होता है, क्या होता है, HDI इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसे संयुक्त, सबसे पहले तो आपको क्या पता चल रहा है, इसे विकसित किसने किया, संयुक्त राष्ट्र ने विकसित किया। अब आपसे प्रश्न बना है कि कब विकसित किया, तो ये विकसित जो किया गया ये 1990 में किया गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा इसके लिए। ठीक है, कब विकसित किया गया, 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये विकसित किया गया। यहाँ पर क्या होता है, जो जन्म के समय की जो जीवन की प्रत्याशा को मापा जाता है। आपसे पूछा जाता है ना कि जीवन स्तर को मापने के यंत्र मतलब मापते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो जीवन की प्रत्याशा आती है। ओके, जीवन की प्रत्याशा आती है, और क्या आती है, जीवन की प्रत्याशा की बात कही मैंने, प्रश्न तो नहीं बनाया, मैं देख लूँ इसका, अच्छा आता है, चलो प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन 13 है, किसी भी राष्ट्र के विकास स्तर को मापने के लिए जन्म के समय क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब आवश्यक है, जिससे पता चले कि हाँ इसका जीवन का स्तर अच्छा है या खराब है। तो जीवन की प्रत्याशा का मतलब ये है कि ये बच्चा इस तरीके के इसके यहाँ है चीज़ें कि ये जीवन अपना सर्वाइव कर पाएगा, जी भी पाएगा या नहीं पाएगा। ठीक है, तो जीवन की प्रत्याशा कि उसके किस तरीके का माहौल है, उसके यहाँ खाने का, पीने का, कपड़े का, गरीबी का क्या हाल है। ठीक है, प्रौढ़ साक्षरता दर क्या है, अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो ऑब्वियसली चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, समझदार होंगे, लेकिन अगर साक्षरता दर कम है तो भी कहीं ना अशिक्षा के कारण चीज़ें निगेटिव होंगी। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP, मतलब उसकी परिवार की इनकम क्या है, या फिर उनके आसपास के वातावरण के लोगों की इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्या ये प्रश्न आते हैं, नहीं आते हैं, ये भी नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। ओके, क्वेश्चन है 14, कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, 50%, 60%, 70%, 80%। कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, अगर ये पूछा जाए तो 70%। ये भी प्रश्न PYQ में आया है, ये आपको NCERT में मिल जाता है। तो 70% जनसंख्या आज भी गाँव में निवास करती है, ध्यान रखिएगा।
ओके, बढ़ते हैं आगे। और मैं आज भी आपसे यही कहूँगी एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूर, क्योंकि सारे मैंने प्रश्न बना दिए तो क्लास आपको कैसी लगेगी, बकवास लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बहुत लेंदी हैं जिसको मैं क्वेश्चन में समझाऊंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, थ्योरी आप लोग पढ़ना नहीं चाहोगे, ठीक है। और अब कमेंट आएगा भी थ्योरी का तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। उन लोगों का कमेंट मैं मान सकती हूँ जो वाकई में मुझसे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ये कभी कभी कभार वाले आते हैं ना, जो सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने आते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जताते हैं रोज़ हमारे चैनल पर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के कमेंट में सच में नहीं मानूंगी कि अब आपको एनसीईआरटी पढ़ा दो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी एनसीईआरटी की। कर सकते हो तो ये कर लीजिए, ठीक है, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगी। लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियां कहलाते हैं काष्ठ शिल्प, टेराकोटा, 16 पीठ या फिर मिट्टी और लोहे के बर्तन। क्यों? क्योंकि जो इंसान आपको फ्री सेवा दे रहा है उसकी इज्जत कोई वैल्यू है ही नहीं आप लोगों की नज़रों में। आप लोगों के कमेंट बता देते हैं कि आप उसे तो ठलुआ समझते हो, बिल्कुल परेशान करते हो, ठीक है। तो मैं आपको कोई भी आप कहो कि थ्योरी क्लास से आप लोग इतना परेशान हो गए चाइल्ड डेवलपमेंट की कि अगर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट तो कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि बच्चों को बोल रखा है मैंने बकाया। अब मैं आप लोगों के कहने से कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगी। प्रैक्टिस भी आप लोग अगर विशेष डिमांड आती है ज़्यादा बच्चों की तो कराऊंगी, नहीं तो मैं अपने हिसाब से, जैसे अभी एनसीईआरटी करा रही हूँ, मेरा मन होगा तो मैं मैनेजमेंट कराऊंगी, मेरा मन होगा तो न्यूट्रिशन साइंस, मेरा मन होगा तो मैं वो चीज़ें कराऊंगी। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा इज्जत क्या दे दी, आप लोग हमें बिल्कुल परेशान करने लगे हैं, ठीक है। तो लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ क्या कहलाते हैं? टेराकोटा कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टेराकोटा कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, टेराकोटा कहाँ का शब्द है अगर ये पूछा जाए तो बता सकते हो टेराकोटा कहाँ का शब्द है? ये इतालवी शब्द है, ठीक है, इतालवी, ओके, इतालवी शब्द है, इतालवी शब्द, ठीक है, इतालवी भाषा का शब्द, भाई इतालवी भाषा ही मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी, ठीक है। तो टेरा व कोटा से ये बना है, इसके दो शब्द टेरा व कोटा, टेरा व कोटा से ये बना है। अच्छा, इसका जो मतलब टेरा का मतलब पूछा जाए क्या होता है तो पृथ्वी होता है, मतलब पृथ्वी के समान, ओके। और कोटा का मतलब हुआ पका हुआ, ठीक है, पृथ्वी के समान पका हुआ, ओके, पका हुआ। तो टेरा कोटा, ये लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियों को टेराकोटा कहा जाता है, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 16। भारत में चित्रण कला की विविधता कितने हजार वर्ष पुरानी है? 2000, 3000, 4000 या 5000? तो अगर हम बात करेंगे चित्रण कला की भारत में तो ये 4000 वर्ष पुरानी है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया था तो इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से बार्ली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बार्ली चित्रकला के विषय में आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ से संबंधित है? क्या ये उड़ीसा से संबंधित है या फिर कर्नाटक से संबंधित है या फिर महाराष्ट्र से संबंधित है या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित है? बार्ली चित्रकला जो है कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी महाराष्ट्र से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है। उड़ीसा की कौन सी है? 16 शिल्पकला, ठीक है, 16 शिल्पकला कहाँ की? उड़ीसा की है। शिल्पकला 16 शिल्पकला कहाँ की है? उड़ीसा की है, ओके। और अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की प्रसिद्ध है क्या? चन्नपट्टन की मूर्तियाँ, चन्नपट्टन, ओके। सब एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, कुछ अपना नहीं है। चन्नपट्टन की मूर्तियाँ जो है आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? कर्नाटक की प्रसिद्ध है, ओके। बार्ली हमने बताई दिया कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ओके। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18। बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है केरल, आसाम, राजस्थान, गुजरात। बांस शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो बांस शिल्प जो है आसाम का, आपने देखा होगा जो कैप वगैरह आती है ना वो बांस शिल्प की बनी हुई होती हैं। कहाँ की हैं? आसाम की हैं, ओके। ऐसे पूछा जाए अगर जो केरल है यहाँ का क्या, तो आप जानते हो नारियल होता है, तो नारियल शिल्प, ओके। नारियल शिल्प पूछा जाए कहाँ का? केरल का, नारियल शिल्प, ओके। नारियल शिल्प कहाँ का है? केरल का है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से जैविक वर्ग से संबंधित है सेक्स, जेंडर, ए व बी दोनों या केवल ए? तो हमेशा ध्यान रखिए जैविक वर्ग की जब भी बात होगी, आप जानते हो जैविक सेक्स से ही क्या होता है, मतलब बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। स्त्री पुरुष के मिलन से एक नए जीव का निर्माण होता है जो कोशिका या सेल कहलाती है, ठीक है ना। तो इसी के माध्यम से एक्स और वाई आप जानते हो और एक्स जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। और जैविक पूछा गया तो जैविक क्षमता क्या होती है? बच्चे का पैदा होना, ये क्या है? जैविक क्षमता है, बच्चे का मतलब बच्चे का विकास करना,
अपने शरीर में, और फिर उसको उसका मतलब जनन करना, उसका विकास करना, फिर उसको जन्म देना, ये सब क्या जैविक कार्य हैं। ठीक है, तो ये किससे, सेक्स से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही होगा क्योंकि ये सेक्स से संबंधित है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कहाँ दिया है, ये वाला, तो ये सही होगा, डी वाला। ओके, और जेंडर नहीं होगा। जेंडर क्यों नहीं होगा, अभी देखती हूँ आगे प्रश्न तो नहीं है, नहीं प्रश्न नहीं है, तो मैं जेंडर को आपको समझा देती हूँ। जेंडर एक सामाजिक पहचान है। ठीक है, क्या है, एक सामाजिक पहचान है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक पहचान है। ओके, पहचान है ये, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि इससे एक ये पता चलता है कि व्यक्ति किस संस्कृति से है। जैसे कि स्त्री पुरुष, मतलब ये पता चलता है कि दोनों अलग है, स्त्री भी अलग है और पुरुष भी अलग है। दूसरा एक अलग जेंडर आ जाता है जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल भाषा में हमारे यहाँ किन्नर बोला जाता है, तो ये भी एक जेंडर है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी पहचान बता रहा है कि जैसे कि लड़की और लड़कों में बताएं तो जैसे नर है, नर ये बताता है ये लड़का है, सॉरी नर है, नर क्या बताता है, लड़का है। या यहीं पर अगर मादा कहें तो कहेंगे हम लड़की है या स्त्री है। ठीक है, नर को हमने बताया लड़का कहेंगे या पुरुष कहेंगे। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो, तो ये जेंडर है। ठीक है, और जेंडर है एक तरीके का ये। ओके, और क्योंकि इससे पता चल रहा है कि एक पहचान हो रही है कि ये लड़की और ये लड़का है। और तीसरा हमने बताया जो एक तीसरा शब्द, तीसरा व्यक्ति बोला मैंने, ठीक है, जिसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, तो वो भी एक जेंडर है। तो जेंडर और सेक्स में दोनों में अंतर होता है। जेंडर पहचान है एक, ओके, और आप जानते हो ट्रांसजेंडर है, उनके रहन सहन, उनका समाज बिल्कुल भिन्न होता है, अलग तरीके का होता है। ओके, ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फैक्ट्री अधिनियम जो महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है कब आया। फैक्ट्री अधिनियम पूछा जा रहा है आपसे, जो किसकी सुरक्षा करता है, महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। महिलाओं की संवैधानिक अधिकार जो है उनकी सुरक्षा करता है। तो 1951 में आया। ठीक है, 1948 में आया, या फिर 44 में आया, 1947 में आया। तो ये आया 1948 में। ठीक है, फैक्ट्री अधिनियम की बात हो रही है। अगर फैक्ट्री अधिनियम पूछा जाए तो भी 1948 में आया। और ये क्यों आया था, जो महिलाओं को फैक्ट्री में काम दिया जाता था ना, काम कराया जाता था, तो काम तो पुरुषों की तरह कराया जाता था, लेकिन जो आय दी जाती थी वो पुरुषों से कम दी जाती थी। तो इसलिए समान काम के लिए समान सैलरी वाला जो प्रावधान आया, वो सब क्या है, ये सब संवैधानिक चीज़ें हैं। तो ये फैक्ट्री अधिनियम 1948 में आया, किसके लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये आया कि काम जब पुरुष के समान करेंगी तो उन्हें क्यों नहीं इनकम, उन्हें वो तो भाई घर में भी काम करके आ रही, फिर वहाँ भी काम कर रही, तो उन्हें इनकम कम क्यों मिलनी चाहिए भैया, बराबर बल्कि ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो बात यहाँ पर ये थी। तो 1948 में आया। अगर बात होती 1951 में क्या आया, तो यहाँ पर 1951 की अगर बात करें तो ये आया था यहाँ पर बागान श्रम अधिनियम। बागान, ठीक है, बागान श्रम अधिनियम, ओके, बागान श्रम अधिनियम यहाँ पर आया। ओके, कब आया, 1951 में। आगे हम और भी बात करेंगे ऐसे ही प्रश्न जो दिए हुए हैं इसमें। खदान अधिनियम कब लागू हुआ, 21 क्वेश्चन है। 1951 में, 1952 में, 1950 में, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 1959 में। तो 1952 बी ऑप्शन सही होगा। 1952 में क्या आया, खदान अधिनियम आया। खदान अधिनियम आप जानते हो, खदान अधिनियम, खदानों में जो मिनरल्स होते हैं ऐसी जगह पर भी काम कराया जाता है। काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क ये होता है। तो खदान अधिनियम, ये भी सब श्रमिक से संबंधित है। श्रमिक मतलब जो ऐसे लोग जिनसे पूरे पूरे दिन काम कराया जाता था और उसके हिसाब से उन्हें इनकम भी नहीं दी जाती थी या कम दी जाती थी, या फिर बहुत छोटे बच्चों से काम कराया जाता था, तो उस पर रोक लगाई गई। तो ये सारे जो खदान अधिनियम है, तो इसके कुछ रूल बनाए गए कि कौन लोग कैसे काम करेंगे, मतलब कौन कौन बच्चों से काम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। तो जो बाल श्रम को दूर करने के लिए भी ये अधिनियम आए। तो यहाँ पर 1952 में खदान अधिनियम आया, ध्यान रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्रश्न है आपसे, ये याद रखिएगा, निम्नलिखित में से वह अधिनियम जो 1961 में आया, मतलब कौन सा आया, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बात हो रही है। अच्छा, इधर दिया है ESI अधिनियम, इसी को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को ESI अधिनियम भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, इस तरीके से होगा ESI, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी या सेफ्टी होगा। यहाँ पर मैं मतलब फुल फॉर्म मुझे पता नहीं, मैं आइडिया लगा रही हूँ, सिक्योरिटी होगा या फिर सेफ्टी होगा। ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ऐसी जगहों पर,
ऐसी जगहों पर जो रिस्की जगह हैं, तो इन लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का जो प्रावधान आया वो 1961 में आया, या और फिर यहाँ पर मातृत्व लाभ अधिनियम भी आया। तो ये तीनों ही सही होंगे, क्योंकि जो पहला है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये ESI ही है, दोनों सेम है। ये बस यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश को हिंदी में लिख दिया गया है, और ये मातृत्व लाभ अधिनियम ये अलग है। तो यहाँ पर डी सभी मतलब सही होंगे। तो 1961 में ये सारे आए, और ये NCERT के प्रश्न इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो डेट वाले प्रश्न आते हैं वो यहाँ से आते हैं। 23 क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार और नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 21? ठीक है, तो जीवन की सुरक्षा तो अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। यहाँ पर आंसर होगा अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद जो आर्टिकल 16(1) है, ये क्या करता है? राज्य के अधीन किसी भी दफ्तर में रोजगार नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। चाहे मान लो कोई ऑफिस है, ठीक है, जैसे आप समझने के लिए किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पर पुरुष भी काम कर रहा है, वहाँ पर महिला भी काम कर रही है, तो समानता हर क्षेत्र में समानता होगी। अगर वो काम समान कर रहे हैं तो उनको इनकम भी समान दी जाएगी। अगर जो ऊपरी सुविधाएं अगर दी जा रही तो वो भी महिला को दी जाएंगी। इसमें छुट्टियों की भी समानता रहेगी, सब कुछ समानता होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 1 होगा ये। 24 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ये कहता है कि यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं नियुक्त की जाती हैं तो शिशु सदनों की व्यवस्था रखनी चाहिए? धारा 48, धारा 42, धारा 45, धारा 46। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये है धारा 48। धारा 48 ये कहता है कि यदि कोई महिला है, मतलब कोई ऐसी जगह है, फैक्ट्री है या उद्योग है जहाँ पर 30 से अधिक अगर महिलाएं काम कर रही हैं, तो वहाँ का जो मैनेजर या फिर जो मालिक है उसका ये दायित्व है कि वो शिशु सदनों की व्यवस्था करे। क्यों? क्योंकि भाई जब महिलाएं काम कर रही हैं इतनी, तो उनके बच्चे भी तो होंगे। चलो 1-2 महिलाएं काम कर रही हैं तो फिर चलो छोड़ो कि भाई वैसी ही महिलाएं रख ली जिसके बच्चे छोटे ना हैं, नहीं हैं, या फिर मतलब उनसे फिर कहा जाए कि अपनी भाई बच्चों की व्यवस्था अलग करो। लेकिन जहाँ पर 30 से ऊपर महिलाएं काम कर रही हैं तो वहाँ पर आप किस किस से ये बात कहोगे? और कितनी महिलाएं किसके सहारे अपने बच्चे छोड़े आएंगी? 1-2 तो एडजस्ट करेंगी, फिर मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि भाई बात से 1-2 के लिए तो नहीं व्यवस्था करेगा कोई व्यक्ति। लेकिन जहाँ 30 से ऊपर, बल्कि हमारे हिसाब से तो ये 10 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ चलो 30 से ऊपर दिया है, तो यहाँ पर धारा 48 ये कहता है कि जहाँ अगर महिलाएं 30 से ऊपर काम कर रही हैं तो वहाँ बच्चों के लिए भी रहन सहन की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वेश्चन 25 है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक योजना के रूप में शुरू किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। देखिए प्रश्न आता है, बहुत अच्छे से देख लीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। सी ऑप्शन है ब्लॉक प्रमुख योजना, और डी है सर्व सामान्य योजना। तो ठीक है, सर्व साधारण योजना। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा। KGBB आप पढ़ते भी होगे, तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। कहाँ से आया ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये योजना आई थी? किन लोगों के लिए आई थी? ये देखो, जो लड़कियां ऐसी हैं जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती हैं, जैसे कि बीच में स्कूल छूट गया, किसी भी रीजन से स्कूल छोड़ दिया। पहले क्या था, शौचालय की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी स्कूल्स में, तो क्या होते थे, लड़कियां जैसे ही थोड़ी बड़ी होती थी वो स्कूल छोड़ देती थी, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉब्लम होती है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से वो बेचारी स्कूल छोड़ दिया करती थी। तो उस समस्या को आप जानते हो, हर स्कूल में शौचालय है। ठीक है, तो जो बच्चे वैसे भी मतलब गरीबी की वजह से, घर परिवार की हेल्प करने की वजह से जो लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई। यहाँ पर 6 क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें तो 6 क्लास ही दिया है। वैसे मैंने तो सुना था जो कस्तूरबा गांधी होते हैं वो शुरू से होते हैं, लेकिन इसमें 6ठी कक्षा ही दिया गया है। जो लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं उन्हें 6ठी कक्षा में एडमिशन दिया जाता है। तो ऐसे मतलब आप सोच सकते हो, क्योंकि छोड़े हुए बच्चे बड़े ही होंगे, छोटे तो होंगे नहीं भाई। 6 साल में तो पढ़ नहीं जाते सरकारी स्कूल में बच्चे, तो ये छोटे ही बच्चे, मतलब थोड़े बड़े बच्चे ही होंगे, उन्हीं को हम कहेंगे स्कूल छोड़ना, है ना, क्योंकि बच्चा जब जाएगा तभी तो छोड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है 6ठी क्लास से ही स्टार्ट होते हों, और इस चीज़ को आप गूगल पे देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो 6ठी क्लास से ही दिया हुआ है, एडमिशन होता है। और यहाँ पर जो कोर्स होता है कौन सा कराया जाता है? ब्रिज कोर्स कराया जाता है। ब्रिज कोर्स ये पूछा जा सकता है, तो ब्रिज कोर्स इन लोगों के लिए कराया जाता है। क्योंकि ये लोग बीच में छोड़े हुए होते हैं, तो इन्हें शॉर्टली पढ़ाया जाता है। ठीक है,
मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आप देखते हैं इग्नू का आपने कंटेंट देखा होगा। जब मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया था तो इग्नू से किया था, बहुत अच्छे नोट्स थे उसके, सिंपल थे, शॉर्ट नोट्स थे उसके, लेकिन बहुत अच्छे नोट्स थे। आपको मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता था, कम से ही काम चल जाता था, फिर नॉलेज आपको पूरी मिलती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, बिल्कुल सॉलिड नोट्स होते हैं ये नोट्स ख़राब नहीं होते कि ब्रिज कोर्स है तो आपको सोचो पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन बेवजह की चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, कम समय में आपको 6 महीने में ही ये लोग पूरा करा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आज हमारी क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।